हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अजय कुमार। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बारे में, प्रत्यभूति की संविदा के बारे में, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 126 में डिफाइन किया गया है। तो बिना देर किए आइए जानते हैं प्रत्यभूति की संविदा क्या होती है। संविदा अधिनियम की धारा 126 परिभाषित करता है कि प्रत्यभूति की संविदा प्रतिभू, मूल ऋणी और लेनदार, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर। प्रत्यभूति की संविदा किसी पर व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम की दशा में उसके वचन का पालन या उसके दायित्व का निर्वहन करने की संविदा है। वह व्यक्ति जो प्रत्यभूति देता है प्रतिभू श्योरिटी कहलाता है। वह व्यक्ति जिसके व्यतिक्रम के बारे में प्रत्यभूति दी जाती है मूल ऋणी प्रिंसिपल डेटर कहलाता है। और वह व्यक्ति जिसको प्रत्यभूति दी जाती है लेनदार अर्थात क्रेडिटर कहलाता है। प्रत्यभूति या तो मौखिक ओरल या लिखित रिटेन हो सकेगी, अर्थात ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें किसी एक व्यक्ति के व्यतिक्रम की दशा में या डिफ़ॉल्ट की दशा में उसके जो लाइबिलिटी है उसको किसी और व्यक्ति के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ऐसा वचन दिया जाता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहा जाता है। सेक्शन 126 को अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करें तो जो कि इस प्रकार है। ए नामक व्यक्ति बी नामक व्यक्ति जो कि ग्राम का साहूकार है के पास जाता है और कुछ धनराशि उधार देने की मांग करता है। बी नामक व्यक्ति इस शर्त पर धनराशि देने को तैयार होता है कि वह सी नामक व्यक्ति से धनराशि के वापस देने की गारंटी दिलाए। सी नामक व्यक्ति ए को धनराशि दे देने को कहता है और ए नामक व्यक्ति के व्यतिक्रम अर्थात डिफ़ॉल्ट करने पर स्वयं धनराशि के वापस लौटाने या वापस करने की गारंटी देता है। अर्थात ए नाम का व्यक्ति है जो बी नाम के व्यक्ति के पास, जो कि गांव का जो साहूकार है जो पैसे उधार देते हैं, उनके पास जाता है और कुछ धनराशि उधार मांग करता है। लेकिन बी नाम का व्यक्ति जो साहूकार है वह इस शर्त पर राजी होता है कि सी नाम के व्यक्ति से अगर आप पैसे नहीं दे पाए तो सी नाम के व्यक्ति से ये गारंटी दिलवाइए कि अगर आप अगर पैसे नहीं दे पाए तो सी नाम का व्यक्ति दे देगा। तो इस प्रकार की गारंटी सी के द्वारा दी जाती है। तो यहाँ जिसके लिए वचन दिया गया है अर्थात ए के लिए वचन दिया गया है तो ए नाम का व्यक्ति यहाँ पर मूल ऋणी प्रिंसिपल डेटर है। और जिसको वचन दिया जाता है अर्थात जो धनराशि दे रहा है अर्थात जो ग्राम का साहूकार है वो यहाँ पर लेनदार है अर्थात क्रेडिटर है। और जिसके द्वारा वचन दिया जाता है अगर वह व्यक्ति पैसे नहीं लौटा पाएगा तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं आपको पैसे लौटा दूंगा। तो जिसके द्वारा वचन दिया गया है वह प्रतिभू अर्थात श्योरिटी कहलाएगा। इस प्रकार एक प्रॉमिस तभी गारंटी की संविदा हो सकता है जब उसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के लायबिलिटी को परफॉर्म करने का प्रॉमिस दिया गया हो। अब हम देखेंगे कि प्रत्यभूति की संविदा के आवश्यक तत्व क्या क्या हो सकते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो गारंटी का जो सिग्निफिकेंस है वो यही है कि इसमें एक प्रिंसिपल डेटर होना चाहिए और उसके डिफ़ॉल्ट पर ही कोई दूसरा व्यक्ति इसके लायबिलिटी को परफॉर्म करे। लेकिन यदि प्रिंसिपल डेटर न हो तो प्रिंसिपल डेटर के अभाव में वैलिड गारंटी नहीं हो सकती। तो गारंटी की संविदा का जो सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है ये है कि इसमें 3 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। पहला है हमारा प्रिंसिपल डेटर, सेकंड है क्रेडिटर और तीसरा पक्ष है श्योरिटी। तो इन 3 व्यक्तियों का होना आवश्यक है तभी एक वैध गारंटी की संविदा हो सकती है। सेकंड हमारा एसेंशियल एलिमेंट है कंसीडरेशन, जो कि धारा 127 में बताया गया है, जो इस प्रकार है। मूल ऋणी के फायदे के लिए की गई कोई भी बात या दिया गया कोई भी वचन
प्रतिभू द्वारा प्रत्यभूति दिए जाने का पर्याप्त प्रतिफल हो सकेगा। अर्थात इसमें ज़रूरी नहीं है कि श्योरिटी को इसमें लाभ हो, इसमें क्रेडिटर के द्वारा कोई भी बात या किया गया कोई भी कार्य जो प्रिंसिपल डेटर के लाभ के लिए है, प्रिंसिपल डेटर के फायदे के लिए है, यह ऐसा फायदा या ऐसा लाभ या ऐसा कार्य श्योरिटी द्वारा गारंटी दिए जाने का पर्याप्त प्रतिफल हो सकेगा। और वह कोई भी कार्य हो सकता है कोई माल डिलीवरी करने का कार्य हो सकता है, या उसके द्वारा क्रेडिटर के द्वारा यह कहा जा सकता है कि आप मेरे को गारंटी दे रहे हो, तो हो सकता है 1 महीने तक मैं इससे पैसे वसूली के लिए इसको ना बोलूं, ऐसा भी हो सकता है मैं इस पर कोई कार्यवाही ना करूं, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा कोई भी कार्य या ऐसा कोई भी बात जो मूल ऋणी के फायदे के लिए है, ये गारंटी देने का पर्याप्त प्रतिफल होगा गारंटर के लिए। धारा 127 में कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिसको देख लेते हैं। तो इसका सेकंड एग्जाम्पल इस प्रकार है कि ख को क माल बेचता है और प्रदत्त करता है। अर्थात ख को क जो है माल बेच रहा है और डिलीवर कर रहा है। उसके बाद ग क से प्रार्थना करता है कि 1 वर्ष तक ऋण के लिए ख पर कोई वाद लाने से प्रवृत्त रहे, अर्थात कोई केस न करे, और वचन देता है कि यदि वह ऐसा करेगा तो ख द्वारा पेमेंट में डिफ़ॉल्ट होने पर ग उस माल के लिए संदाय करेगा। क यथा प्रार्थित प्रवृत्त रहने के लिए रजामंद हो जाता है। अर्थात क जो है, जो सेलर है, वह यह तैयार हो जाता है कि ठीक है, आप अगर बोल रहे हो और आप अगर ऐसा प्रॉमिस कर रहे हो, ऐसे गारंटी दे रहे हो, तो आपकी गारंटी पर मैं ख पर कोई केस नहीं करूँगा और उससे 1 वर्ष तक केस करने से, या तो अपने पैसे की वसूली के लिए उस पर केस नहीं करूँगा, उससे दूर रहूँगा। ऐसा करके ऐसा ग को ग के गारंटी के परिणाम स्वरूप ग को बोलता है और तैयार हो जाता है। यह ग के वचन के लिए पर्याप्त प्रतिफल है। अर्थात ख के फायदे के लिए, इसमें ख का फायदा है कि 1 साल तक क के द्वारा अगर क ने उसको माल दिया है और डिलीवर किया है, तो उसके वसूली के लिए 1 साल तक ख पर वह केस नहीं करेगा। और ऐसा न करने के लिए ग ने जो है उसको गारंटी दिया है, अगर वो 1 साल अगर वो पेमेंट नहीं कर पाएगा तो मैं कर दूंगा, आप उस पर केस मत करना। तो ऐसा जो फ़ायदा है, अर्थात मूल ऋणी के लिए जो फ़ायदा है, या इसके द्वारा जो क्रेडिटर के द्वारा किया गया कार्य और मूल ऋणी के लिए जो फ़ायदा है, यही फ़ायदा, अर्थात उस पर 1 साल तक उस पर केस नहीं होगा और उसके माल के जो वसूली है पैसे की, उसके लिए उसको तंग नहीं किया जाएगा। तो यह जो कार्य है ख के फायदे के लिए, तो ये फ़ायदा जो है ग के लिए पर्याप्त प्रतिफल है। और उसके बाद आता है हमारा थर्ड वाला एग्जाम्पल। ख को क माल बेचता है और डिलीवर करता है। ख को क जो है सेलर है, वो माल बेच रहा है और उसको डिलीवर कर रहा है। ग तत्पश्चात कंसिडरेशन के बिना एग्रीमेंट करता है कि ख द्वारा डिफ़ॉल्ट होने पर वह माल के लिए पेमेंट करेगा। एग्रीमेंट वॉइड है। तो फर्स्ट वाला जो हमारा एग्जाम्पल था, अर्थात सेकंड वाला जो एग्जाम्पल था, इसमें ये है कि जिस समय ये लोग एग्रीमेंट कर रहे हैं या माल परिदत्त कर रहा है, उस समय ये ग जाकर जो थर्ड पर्सन है, ये जाके गारंटी दे रहा है या तो गारंटी ले रहा है कि मैं पेमेंट करूँगा, और ऐसा रजामंद, ऐसा मतलब कि एक्सेप्ट, ये क्रेडिटर भी एक्सेप्ट कर रहा है, अर्थात सेलर भी एक्सेप्ट कर रहा है कि ठीक है, आप गारंटी दे रहे हो और मैं उस पर केस करने से दूर रहूँगा, ऐसे करके। लेकिन इस सेकंड वाला एग्जाम्पल में, अर्थात थर्ड वाले एग्जाम्पल में ऐसा नहीं हो रहा है। इसमें माल पहले ही डिलीवर हो चुका है
और उसके बाद एक ग आकर बोल रहा है सामने से कि मैं अगर ख के द्वारा डिफ़ॉल्ट होता है तो उसका पेमेंट मैं कर दूंगा। लेकिन सेकंड वाले हमारे एग्जांपल में ये है कि जिस टाइम पे माल डिलीवर किया जा रहा था उस टाइम ये जाकर गारंटी दे रहा है कि उससे अगर डिफ़ॉल्ट होगा तो मैं पेमेंट कर दूंगा और उस पर आप केस लाने से उससे अलग रहेंगे, ऐसे करके। लेकिन इसमें माल पहले ही डिलीवर हो चुका है और उसके बाद इसमें कोई कंसिडरेशन है ही नहीं ग का, और ख का इसमें कोई फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि माल पहले ही डिलीवर हो चुका है और हो सकता है उसका पेमेंट भी पहले ही हो चुका हो। तो इस दोनों एग्जाम्पल में सिर्फ यही अंतर है। इसके बाद हमारा थर्ड एसेंशियल एलिमेंट है विदाउट मिसरिप्रेजेंटेशन एंड कंसीलमेंट। कंसीलमेंट नहीं है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, यह कंसीलमेंट है। तो अगर कोई भी गारंटी ली जाती है तो वह विदाउट मिसरिप्रेजेंटेशन के हो और विदाउट कंसीलमेंट के हो। अगर वह गारंटी या प्रतिभूति मिथ्या व्यपदेशन या छिपाव के द्वारा लिया जाता है तो वह वॉइडेबल हो जाएगा, अर्थात शून्यकरणीय हो जाती है। इसके संबंध में भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 142 और 43 में प्रावधान किया गया है, जो कि इस प्रकार है। धारा 142 को बंद करती है कि दुर्व्यपदेशन अर्थात मिसरिप्रेजेंटेशन द्वारा भी प्राप्त प्रतिभूति इनवैलिड होगी। कोई भी गारंटी जो क्रेडिटर द्वारा या उसके ज्ञान और अनुमति से संव्यवहार के तात्विक भाग अर्थात एसेंशियल पार्ट के बारे में मिसरिप्रेजेंटेशन से अभिप्राप्त की गई है, अविधिमान्य अर्थात इनवैलिड है। और इसी प्रकार सेक्शन 143 छिपाव अर्थात कंसीलमेंट द्वारा भी प्राप्त प्रतिभूति अविधिमान्य होगी। कोई भी गारंटी जो लेनदार ने तात्विक परिस्थिति के बारे में मौन धारण अर्थात साइलेंट रहकर अभिप्राप्त की है, अविधिमान्य अर्थात इनवैलिड है। अर्थात जो व्यक्ति प्रतिभूति प्राप्त करता है अर्थात गारंटी प्राप्त करता है, उसका यह ड्यूटी है, उसका यह कर्तव्य है कि वह श्योरिटी को ऐसे सभी तथ्य अर्थात फैक्ट बता दे जिससे उसके लाइबिलिटी पर गंभीर प्रभाव पड़ता हो। यदि वह ऐसा नहीं करता तो संविदा जो है, कॉन्ट्रैक्ट जो है, वॉइडेबल हो जाएगा अर्थात शून्यकरणीय हो जाएगी। तो इसमें यही कहा गया है कि धारा 142 के अनुसार ऋणदाता अर्थात क्रेडिटर या उसकी सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा महत्वपूर्ण तथ्यों के दुर्व्यपदेशन के फलस्वरूप प्राप्त प्रतिभूति अवैध होती है। और धारा 143 के अंतर्गत महत्वपूर्ण परिस्थितियों को छुपाकर जो इम्पोर्टेंट या जो एसेंशियल सर्कमस्टेंसेस है उसको छुपाकर प्राप्त किया गया गारंटी वो है इनवैलिड है। तो इस प्रकार ये है कि अगर कोई गारंटी प्राप्त किया जाता है या लिया जाता है तो उसको जो गारंटर है उसको आप हर एक सिचुएशन, हर एक परिस्थिति या तो हर एक मामले या तथ्य को आप ओपनली या खुले तौर पर उसको प्रकट करना आवश्यक है ताकि उसके दायित्व पर या उसके हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। अर्थात कोई भी चीज़ को उसके द्वारा या तो जो प्रतिभूति ले रहा है या क्रेडिटर के द्वारा या तो मूल ऋणी के द्वारा कोई भी बात को छिपाया नहीं जाना चाहिए जिससे कि गारंटर के हितों पर प्रतिकूल या तो एडवर्स इफेक्ट पड़ता हो। इसके पश्चात हमारा फोर्थ एसेंशियल एलिमेंट है नीड नॉट बी रिटन, अर्थात जो गारंटी दिया जाएगा वह लिखित या मौखिक, ओरल और रिटन दोनों तरीके का हो सकता है। इसमें धारा 126 में स्पष्ट रूप से यह कह दिया गया है कि जो गारंटी है वो रिटन या ओरल दोनों तरह का किसी भी प्रकार का हो सकता है। लेकिन जो इंग्लैंड का लॉ है उसके मुताबिक इंग्लैंड में जो गारंटी है उसका रिटन में होना आवश्यक है और उस पर जो श्योरिटी है उसका सिग्नेचर भी होना आवश्यक है। लेकिन भारत में हमारे यहाँ लिखित और मौखिक दोनों ही प्रकार का गारंटी को एक्सेप्ट किया गया है। अंततः मैं उम्मीद करता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को बड़े ही आसान शब्दों में आप सभी को समझाने में सफल रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग श्योरिटी के लायबिलिटी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।